Namaskar, dear students. Today I have made a special video for those students who have been studying in English. So, students, in last videos we discussed about some forces which act upon our earth. Some forces are called endogenic and some are called exogenic. Here with this table we can understand these movements, these forces. Earth movements are experienced by these forces. Endogenic forces are earthquakes, volcanoes, landslides. These forces act inside earth. But exogenic forces uh, like river, winds, sea waves, glaciers, they act upon the surface of earth. So students, साधारण भाषा में समझने के लिए मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, साथ में आपकी जिस भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं वो भी साथ साथ में चलेगा। तो बच्चा, जो लैंडस्केप होता है, जो पृथ्वी की स्थलाकृति में परिवर्तन होता है, वो दो कारणों से होता है। वन इज कॉल्ड वेदरिंग एंड अदर इज इरोजन। अपक्षय और अपरदन जो हमने पढ़ा, ये कंटिन्यूसली होता रहता है। अब ये क्यों होता है, अपक्षय क्यों होता है, अपरदन क्यों होता है, इसके कारण रहते हैं वाटर, विंड, आइस। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी बरसात का मौसम होता है तो अनेक खेतों की, सड़कों की दशा बदल जाती है। तो वो बारिश की वजह से होता है, पानी की वजह से होता है। तेज तूफान चलते हैं तब भी आप देखोगे पेड़ उखड़ जाएंगे या स्थलाकृति में परिवर्तन आ जाएगा, आइस की वजह से भी होता है। तो जो हमने पहले भी पढ़ा, जो हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, बहिर्जनित बल हमने पढ़ा, वो पृथ्वी की सतह के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और उसमें अब हम पहला कंपोनेंट पढ़ेंगे रिवर, कि रिवर कैसे प्रभाव डालती है। तो रिवर, रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स द लैंडस्केप। जो आसपास की धरती होगी उसमें इरोजन होता है ड्यू टू रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर कैसे करता है, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीपी वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। जब एक हार्ड रॉक के ऊपर से नदी गुजरती है, अगर तो होगी सॉफ्ट रॉक तो उसको तो ये अपने साथ बहा लेगी, उसको कट कर देगी, पर हार्ड रॉक को ये कट नहीं कर पाएगी, तो ऊपर से नीचे गिरेगी, तो वहां पे वाटरफॉल बन जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये नियाग्रा फॉल है, जो बहुत बड़ा फॉल माना गया है। तो इस तरह से पहाड़ों में काफ़ी फॉल्स होते हैं, जलप्रपात इसको बोलते हैं हिंदी में। अब जब ये नदी प्लेन क्षेत्र में जाती है, एज द रिवर एंटर्स the plain, it twists and turns forming large bends known as meanders, जिसे हमने हिंदी में विसर्प बोला था। ये मींडर्स बनाती है, मतलब नदी की बहने की स्थिति ऐसी होती है प्लेन में। और ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of meander, the ends of meander loop come closer and closer. In due courses of time, the meander loop cuts from the river and forms a cut off lake, ऑक्सबो लेक इसको बोलते हैं। ये होता क्या है, ये देखिए, ये इस तरह से विसर्प बने हैं। अब होगा क्या कि जब पृथ्वी की सतह पे चलते हुए नदी में कुछ अवसाद आ जाएगा, मिट्टी, शैल, पत्थर, और ये धीरे धीरे यहाँ पे जमा होते गए। एक साल जमा हुए, दूसरे साल जमा हुए, होते 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 बीच में क्या होगा, एक दिन ये कट जाएगा रास्ते से, यहाँ से कट जाएगा, नदी यहीं से बहेगी, यहाँ पे इतना अवसाद इकट्ठा हो जाएगा कि ये जमीन बन जाएगी। तो ये जो एक झील बन गई, इसे हम चाप झील बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, ये कट ऑफ हो गई वहां से, तो ये निर्माण हो जाता है। कई बार नदी अपने बैंक्स को तोड़ते हुए, अपनी तटों को तोड़ते हुए बाहर बहती है, और जो भी अवसाद होता है उसको आसपास जमा कर देती है। आसपास जो नदी अपने साथ बहा के लाएगी वो वहीं पे छोड़ देगी। तो उसकी वजह से भी वहाँ हर साल जब वहाँ पे मिट्टी, शैल, पत्थर जो भी अपने साथ लाई है उसको जमा करती रहेगी, उसकी डेपोजिशन होती रहेगी, तो वो एक फ्लड प्लेन बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी का मैदान बन जाएगा। और ये बड़ा फर्टाइल होता है क्योंकि उसमें बड़े ज़्यादा न्यूट्रेंट्स होते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। और द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज।
जो साइड में ये जो उठे हुए बैंक हैं, मतलब जो तटबंध हैं, उन्हें हम लेविस कहते हैं। ये वोकैबुलरी आपकी नॉलेज के लिए अच्छी है और इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी आपको हेल्प करेगी। और जब ये नदी अंत में कहाँ मिलती है? जाके समुद्र में। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। जब ये सी के पास पहुंचती है तो इसकी जो स्पीड होती है ये डिक्रीज कर जाती है, मतलब कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है दैट इट ब्रेकअप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। कई स्ट्रीम्स में ये बदल गई है, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। मतलब पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई। और द रिवर बिकेम सो स्लो दैट इट बिगिन टू डिपॉजिट इट्स लोड। जो भी इसके साथ सेडिमेंट्स आए हैं, अवसाद आया है, उसको वो यहीं पे डिपॉजिट कर देगी। और जो डिपॉजिट किया तो वहां पे जो भूमि बन गई, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। ऑल द माउथ्स मतलब नदी तो एक आई थी, यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई, जितना भी अवसाद इन सब से आया वो यहाँ पे जमा हो गया, एंड इट इज कॉल्ड डेल्टा। So students, now we will discuss about the work of sea waves on land. अब जो सी वेव्स होती हैं, समुद्र की तरंगे होती हैं, वो भी क्या प्रभाव डालती हैं? इरोजन एंड डेपोजिशन ऑफ सी वेव गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल मतलब तटीय जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे जो भी लैंडफॉर्म्स होते हैं, दे आर ड्यू टू इरोजन एंड डेपोजिशन डन बाय सी वेव्स। अब सी वेव्स क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं, यहाँ पे हिट कर रही हैं एक जगह पे। आपने देखा जहाँ पे पानी बार बार हिट करेगा वहाँ की मिट्टी का अपर्दन हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, और वहाँ पे कुछ क्रैक्स बन जाएंगे, और बार बार पानी हिट करने से वो क्रैक्स गुफा का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से सी केव्स का निर्माण हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि पानी, जैसे कोई मजबूत शैल है, मान लीजिए यह एक मजबूत शैल है, इसके नीचे रोज पानी निकल रहा है, तो ये क्या करेगा? नीचे की भूमि को, जो मिट्टी है, उसका इरोजन कर देगा। तो ये सी आर्चेस बन जाएंगी, एक आर्च टाइप बन जाएगी। और कई बार क्या होता है, नीचे से आर्च का बार बार इरोजन होते होते आर्च पतली हो जाती है, ऊपर छत सी बनती चली जाती है, ऐसे छत बनती चलती है, नीचे से इरोजन हो, तो ये छत हैवी होने की वजह से यहाँ से कट जाएगी, नीचे गिर जाएगी। नीचे गिरने से वहां पे सिर्फ दीवारें खड़ी रह जाएंगी, इन दीवारों को हम बोलते हैं स्टैक। तो आप समझ गए, इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टिक्स। स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिप्स। मतलब छोटी छोटी पहाड़ियां निकल आती हैं, सीधी वर्टिकल होंगी, सीधी होंगी, क्योंकि नीचे तो पानी इरोजन कर रहा है, तो उन्हें हम सी क्लिप्स कहते हैं। और अब ये तो अब तक हमने पढ़ा इरोजन, यहां पे भी इरोजन हुआ तो सी केप बन गई, सॉरी, इरोजन हुआ तो सी केप बन गई, इरोजन हुआ तो सी आर्किस बन गई, इरोजन की वजह से स्टैक्स बन गए। परंतु ये जितना भी इरोजन होके जा कहां रहा है, ये वेव्स जितना भी इरोजन हुआ इस सब को डिपॉजिट कर देती है। द सी वेव्स डिपॉजिट सेंडिमेंट्स अलोंग शोर्स, मतलब किनारों पर डिपॉजिट कर देगी, और उससे बनते हैं सी बीचेस, जिसे हमने समुद्री पुलिन कहा हिंदी में। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट I taught in this video. So try to listen it 2 times if once you don't find it understandable, and do the worksheet. Take help of your teachers, of your parents, and remain in houses, be safe, and obey all the rules of COVID-19. धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।